तो अभी तक हमने टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इनके बीच का रिलेशन, ये सब चीज़ें बेसिक पढ़ ली है। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में। यहीं से ही आगे चलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। ठीक है, आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं ASP, ए मोमेंट विद साइंस। तो इस टॉपिक की शुरुआत हम आपके बचपन की यादों से करते हैं थोड़ा सा। जब आप झूला झूलते थे स्कूल में, ये वाला झूला लगा हुआ होता था ना, अभी भी आप देखोगे ये वाला सीसो जिसे बोलते हैं, 2 साइड सीट होती थी, बीच में एक स्टैंड होता था और ऐसे ऐसे वो झूला होता था। एक साइड आप बैठ जाते थे, एक साइड आपका फ्रेंड बैठ जाता था। हम करते क्या थे, जब वो आपका फ्रेंड ऊपर जाता था और आप नीचे जाते थे, आप क्या करते थे, हट जाते थे यहाँ से, वो एकदम नीचे आके गिरता था। ऐसा किया है ना? नहीं किया तो आपका बचपन बिल्कुल निराश गया है। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ पे वो सीसो ना लेके, सीसो में क्या होता था, जो ये बीच का स्टैंड होता था वो सेंटर पे होता था, लेकिन हमने ये मशीन जो ली है ये यहाँ पे सेंटर पे ना लेके इसको थोड़ा सा, ये बोझ रखा है यहाँ पे, कोई भी मास रखा है, इसको थोड़ा सा उसकी साइड में कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कहाँ पे ऐसा कुछ देखा है आपने? याद करो, आपके घर में जब भी कंस्ट्रक्शन का काम चला होगा, आस पड़ोस में किसी का कंस्ट्रक्शन का काम चला होगा, आप देखते हो कि जो लेबर होते हैं वो ईंट वगैरह को, कोई भी बोझ वगैरह को लेके जाते हैं ना, तो एक ऐसी गाड़ी होती है, देखो, ठीक है, जिसपे क्या होता है, एक साइड बोझ रखा होता है, नीचे टायर होते हैं और दूसरी साइड से वो उसको पकड़ के ऐसे धक्का मारता है। रेलवे स्टेशन पे भी ऐसा कई बार देखा होगा, जो कुली होते हैं वो भारी सामान को ऐसे लेके जाते हैं। तो उसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि जो टायर होता है ना उसका, वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं होता, यानी कि बोझ और इसको फोर्स लगाने वाले के सेंटर पे नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा मास जो होता है ना उसकी साइड में शिफ्ट हुआ रहता है। इसके पीछे क्या फिजिक्स है? फिजिक्स ही है हर चीज़ के पीछे। क्या है, इस टॉपिक में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस डायग्राम की। इस डायग्राम में दिया हुआ है आपके पास, ये एक स्टैंड है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, इस साइड में कोई भी मास है तो ग्रेविटी लगेगी, यानी कि नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, उसका वेट होगा, वही फोर्स होगा। तो ये F1 हमने मान लिया, ये मास नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, दूसरी साइड से इसको बैलेंस करने के लिए, इसको उठाने के लिए हम इसके ऊपर दूसरे एंड पे फोर्स लगा रहे हैं F2। अब ये नीचे है, इसको ऊपर उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो आगे से ऊपर उठेगा, है कि नहीं? ऐसे फोर्स लगाएंगे तो तभी तो आगे से ऊपर उठेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा एक सिस्टम हो गया। आई बात समझ में यहाँ तक? अब ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड पे यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, अगर ये हाथ है मेरा, स्टैंड है और इसके ऊपर टोटल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और ये नीचे जाने नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी कुछ फोर्स लगा रहा है। अब हमने पढ़ा है, अगर ऐसा कुछ फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर होता है, जो काउंटर करने के लिए होता है दूसरे फोर्स को, उसको हम क्या बुलाते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये परपेंडिकुलर भी अपना एक रिएक्शन लगा रहा है, इस फोर्स के एक्शन का कुछ रिएक्शन। थर्ड लो, ठीक है, ये R1 मान ली हमने इसकी रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। अगर बात करें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि उसकी लीनियर मोशन कोई नहीं हो रही। अगर ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, यहाँ से यहाँ तक, A से B तक एक सिस्टम हो गया। अगर इस AB रोड की ऐसे है रखा हुआ है इसके ऊपर, अगर इसके नीचे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं हो रही, नीचे की मूवमेंट हो रही है भाई, ये टिका के रखा हुआ है ना, ये ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि मूवमेंट नहीं होने दे रहा नीचे। ठीक है, इस कंडीशन में इसके ऊपर कौन सा इक्विलिब्रियम लगा? ट्रांसलेशनल, लीनियर मोशन कोई नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें कैसे होगा भाई, जो टोटल अपवर्ड फोर्स है वो टोटल डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि R जो है ये बैलेंस कर रहा है F1 और F2 को, यानी कि हम कह सकते हैं R माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है यहाँ तक? जितना ये फोर्स उतना ही टोटल नीचे की तरफ फोर्स। ये तो बात हो गई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
हमने अभी अभी देखा कि हमने ये जो फोर्स लगाया है इसको काउंटर करने के लिए लगाया है। यानी कि अगर ये मास यहाँ पे रखा है, मान लो ये मास यहाँ पे रखा है और मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा के रखा है, अगर मेरा फोर्स हट जाए, मैं फोर्स ये हटा लूँ तो ये कहाँ पे मूव करेगा, ये हटाते ही नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन मैंने ये फोर्स लगा के रखा है ताकि इसका बैलेंस करके रखूँ, मैं इतना ही फोर्स लगाया है। अब ये रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है इस टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में किसकी बात आती है, टॉर्क की। यानी कि इसके ऊपर टॉर्क लगा वो इसके ऊपर टॉर्क लगने के इक्वल है। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को हम कैसे करते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उसका सेंटर से डिस्टेंस। इस पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा है, इसका सेंटर से डिस्टेंस हमने मान लिया ये है d1। ठीक है, और ये इसका मान लिया हमने ये है d2। आया समझ में। तो इसका सेंटर से डिस्टेंस यानी कि d1, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे d1 f1। f1 क्या है, फोर्स इसके ऊपर लग रहा है जो, माइनस d2 f2 इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अपोजिट है ना। ऐसे मत देखो कि ये ऐसे दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसको ऐसे मूव करना था। अगर ये ऐसे रखी है तो इसको ऐसे मूव करना था, यानी कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, दूसरा इस डायरेक्शन में, तब ये सेम डायरेक्शन होती, तब ये एक ही डायरेक्शन होती। अब ये तो है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानते हो, ये मान लो आपकी एक वॉच है। ठीक है, अगर ये जिस डायरेक्शन में, ये जो इसकी सुई होती है, ठीक है, इसकी जो क्लॉक होती है वो किस डायरेक्शन में घूमती है, ऐसे करके घूमती है। ठीक है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट। ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि इस क्लॉक के डायरेक्शन में, तो इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। दोनों अलग अलग डायरेक्शन है ना, तो इसे हम कहते हैं, मतलब इसलिए ये हो जाएगा माइनस d2 f2। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, d1 f1 इज इक्वल टू d2 f2। आया समझ में यहां तक। अब ये जो रखा है ये क्या है, एक बोझ रखा है, यानी कि एक लोड रखा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे कोई एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, एफर्ट करना क्या होता है, कोशिश करना, हम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो हम इसे बुला सकते हैं लोड आर्म। आर्म क्या है यहाँ पे, ये एक फट्टा हो गया ना एक तरीके से, इसके साइड का हिस्सा, इसे बुलाते हैं लोड आर्म। ठीक है, ये हो गई एफर्ट आर्म। ठीक है, तो हमारे पास इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, लोड आर्म यानी कि d1 इंटू लोड यानी कि F। आया बात समझ में। लोड क्या है, एक तरीके से बोझ, फोर्स है ना। लोड आर्म इंटू लोड यानी कि d1 इंटू f1 इज इक्वल टू एफर्ट आर्म यानी कि d2 इंटू एफर्ट। एफर्ट कितना है जो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो आप। ये मैं आपको समझाने के लिए है कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। आए यहाँ से समझ में। अब यहाँ से एक चीज़ और बहुत अच्छी निकल के आती है, f1 अपॉन f2 निकाल लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम बुलाते हैं, इस रेशियो को f1 बाई f2 के रेशियो को हम बुलाते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, एडवांटेज का क्या मतलब होता है, फ़ायदा, यानी कि मैकेनिकली हमें कुछ फ़ायदा हुआ। ये क्या फ़ायदा हुआ, देखो, जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही हमें फ़ायदा होगा। बोले कैसे, जितना यानी कि d2 बाई d1 जितना ज़्यादा होगा, f1 बाई f2 d2 बाई d1 के इक्वल है। जितना d2 बाई d1 ज़्यादा होगा, d2 बाई d1, d2 बाई d1 ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जितना d2 ज़्यादा होगा, भाई न्यूमरेटर जितना ज़्यादा होगा उतना ही तो रेशियो ज़्यादा होगा ना। यानी कि ये जितना d2 को हम ज़्यादा लेंगे, जितना बड़ा लेंगे उतना ही हमें फ़ायदा है। यानी कि कैसे, जितना ये रेशियो ज़्यादा उतना ही ये रेशियो ज़्यादा, यानी कि उतना ही f1 ज़्यादा, उतना ही f1 ज़्यादा। क्या निकल के सामने आया, जितना d2 ज़्यादा उतना ही f1 ज़्यादा, यानी कि जितनी ये रोड की लेंथ ज़्यादा उतना ही f1 ज़्यादा, यानी कि उतना ही इसको काउंटर करने के लिए फोर्स हम ज़्यादा लगा रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, उतनी ही हमें आसानी हो रही है इसको उठाने में। आई बात समझ में।
जितना आप एक रोड की अगर इसको लेंथ ज़्यादा लोगे ना, जितना लेंथ ज़्यादा लोगे उतना फोर्स लगाओगे ना, वो ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि उतनी ही आसानी से ये ऊपर उठेगा। आसानी यानी कि हमारे पास एक फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हम कह सकते हैं हमारे पास एक मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। बिना किसी मोटर के, बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए, एक मैकेनिकली हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि हम थोड़ा सा फोर्स लगाए लेकिन सामने वाले के ऊपर वो फोर्स ज़्यादा होके लगे। क्यों? ताकि क्योंकि हमारे पास रोड की लेंथ ज़्यादा है, उससे क्या हो जाएगा, हमने टॉर्क ज़्यादा लगाई। ठीक है, टॉर्क ज़्यादा, क्या फ़ायदा क्या हुआ, उस साइड से उसके ऊपर उसका D2 उसका D1 कम हो जाएगा लेकिन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। आ रहा है समझ में इसी चीज़, इसको हम बुलाते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। आज हम इस लेक्चर में अपनी क्लास के उन बच्चों को याद करेंगे जो ऐसे करके नोटबुक को ऐसे करके घुमाते थे ना, देखो हमसे तो घूमती भी नहीं है, ऐसे करके जो घुमा लेते थे, उसके पीछे का रीज़न क्या है। हमने कोई भी एक XYZ नोटबुक मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसे कोई एक बॉडी मान ली और उसको ये पेन है, पेन के ऊपर रख के ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, अब दो तरीके के फोर्स रखते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल। हम देखते हैं अगर ये घूमती रहे तो इसके ऊपर फोर्स लगे तो ऐसे मूव नहीं करनी चाहिए ऊपर नीचे, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन ज़ीरो, यानी कि जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स इसने ऊपर लगाया। इसका टोटल मास मान लिया m, तो ये फोर्स नीचे की तरफ कितना लगाएगी, mg, कैपिटल mg, यानी कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, कैपिटल mg। ठीक है, अब ये इसके बदले में कुछ फोर्स लगाएगी, रिटेलिएट करेगी, कितने उससे करेगी, कितना फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लिखते हैं r से। इतना क्लियर है। अब ये जो नोटबुक है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1, m2, m3, ये इंडिविजुअल अपना कुछ फोर्स लगाएंगे, m1g, m2g, ऐसे बहुत से पार्टिकल्स, कुछ भी मान लो। अब बात आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ मास भी पढ़ा है, आपको कुछ हद तक ये लगेगा कि ये तो सेम चीज़ें हैं, अलग क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, जिस पॉइंट पे ये निब रख के इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखी हुई है, तो उस टाइम पे इसके घूमते टाइम ना इसकी टोटल एंगुलर या फिर हम कहें टोटल टॉर्क जो है ना वो जीरो रहती है। ये खास बात होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। क्या हुआ कि जो अगर बॉडी CG पे यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लोकेटेड है, तो क्या होगा, टोटल टॉर्क ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्स। कौन से इंडिविजुअल फोर्स, ये जो m1g, m2g ये फोर्स लगा रहे हैं ना, उसको घूमने में भी ये कुछ योगदान दे रहे होंगे, तो इनके द्वारा लगाया गया टोटल फोर्स क्या होगा, इंडिविजुअल फोर्स m1g, m2g इज जीरो। टोटल टॉर्क इसके ऊपर जीरो हो जाएगी। टोटल टॉर्क जीरो मतलब टॉर्क को कैसे लिखते हैं, टाउ से, टाउ1, टाउ2, ऐसे ऐसे, ये टोटल इनका सम जो है वो जीरो होना चाहिए। टाउ1 को कैसे लिख सकते हैं हम, r1 इंटू f1, r1 इंटू f1। इस पार्टिकल की बात करें, मान लो ये पार्टिकल इस सेंटर से कितना है, r1 डिस्टेंस पे है, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ F1 यानी कि m1g। अब जो हम फोर्स लगाएंगे वो इस फोर्स को काउंटर करने के ही तो लगाएंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, हमें कुछ ऐसा फोर्स लगाना है ताकि ये नीचे ना गिर के यहाँ पे घूमती रहे, यानी कि हमने किसका फोर्स को काउंटर किया, F1 को, यानी कि m1g को काउंटर किया, तो उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि r1 इंटू F1। F1 कितना है, m1g। ठीक है, टाउ2 कितना हो जाएगा, r2 इंटू m2g। ऐसे ही जब बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रहती है तो उसका टोटल टॉर्क जीरो, यानी कि टाउ जी क्या है, ग्रेविटेशनल टॉर्क, टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क। ठीक है, ग्रेविटी की हेल्प से आया हुआ टॉर्क। ठीक है, वो क्या है, सम कर देंगे हर एक इंडिविजुअल टॉर्क का, यानी कि ये सम्मिशन टाउ आई क्या बताएगा, r1 की जगह r1 m1g, r2 m2g, इसलिए हम लिख सकते हैं ri mig। ठीक है, टाउ आई इक्वल टू ri mig। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से i इक्वल टू 1 से n तक। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, किसके इक्वल होगा, 0 को इक्वल। ये किसकी कंडीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं, देखो
अगर जी कॉन्स्टेंट है जी तो इसको बाहर ले लो, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी, MI/RI समीशन इज इक्वल टू 0। अब बात आती है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क क्या है। ये चीज़ तो हमने पढ़ी, लेकिन सारी चीज़ें हमें सिमिलर लगी कि सेंटर ऑफ मास में भी ये होता था, एक पॉइंट पे मास कंसंट्रेट हो गया और उस पर फोर्स लगा के नीचे की तरफ मूव करती है बॉडी। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे सारा मास है और यहाँ से mg फोर्स लग रहा है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही ईजी है। देखो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल की ग्रेविटी, ध्यान से सुनना, जब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके हर पार्टिकल की ग्रेविटी सेम लगती है, ग्रेविटी चेंज नहीं करती, वेरी नहीं करती, तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जब हर पॉइंट पे ग्रेविटी, यानी कि कोई भी ग्रेविटी पॉइंट पे कब सेम होगी, कोई भी छोटी ऑब्जेक्ट ले लो आप, छोटी सी ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, तो इसके हर पॉइंट पे ग्रेविटी सेम होगी। अगर ग्रेविटी सेम है तो हम जी को बाहर से ले सकते हैं, m1 + m2 + m3 ऐसे आ जाएगा सारा मास। इसका क्या मतलब है, m1 + m2 + m3, ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो वो वही चीज़ आ जाती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करने का मतलब, अगर सरफेस से आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशन में, जब आप सरफेस से ऊपर जाते हो तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा कर दें कि यहाँ से सरफेस से बहुत किलोमीटर तक जा रही है, तो उस पर क्या देखते हैं, नीचे के पॉइंट पे ग्रेविटी ज़्यादा, ऊपर के पॉइंट पे ग्रेविटी कम। तो इस केस में जब ग्रेविटी वेरी करती है तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग चीज़ें हो जाती है। आए बात समझ में यहाँ तक? ये फ़र्क है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। क्या बात ध्यान रखनी है, अगर ग्रेविटी हर पॉइंट पे सेम है तो दोनों चीज़ें सेम होंगी। अगर ग्रेविटी वेरी कर रही है इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स पे, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होंगे। निकालते कैसे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी? मान लो, देखो एक बहुत आसान तरीका है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे कितने पॉइंट मान लो। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए एक बार इस पॉइंट से हैंग कर दो बॉडी को। ठीक है, हैंग करोगे तो नीचे की तरफ ऐसे आएगा, ये लाइन आ गई। फिर दूसरी टाइम क्या करोगे, इसको घुमा के ई को इधर ले आओ। ठीक है, ऐसे घुमाओगे तो ई इधर आ जाएगा। फिर इसको हैंग करो, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा। इसको हैंग करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि जिन पॉइंट पे ये सारे पॉइंट मिलेंगे ना, सारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वो आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट छोटी है तो सेंटर ऑफ मास भी ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम होते हैं। आए बात समझ में यहाँ तक? तो इस लेक्चर को बेटा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस करने वाले हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।